ओके जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 4 अपनी कोर्स बुक के चैप्टर 4 से डीसी एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स, बेसिकली डीसी इंडिकेटिंग मीटर्स का चैप्टर है। उससे अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो हम प्रीवियसली ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डीसी आर्स्ट्रोवल मूवमेंट या पीएमएमसी जो कॉइल होता है वो हमारी बेसिस है फॉर ऑल टू मेजर ऑल द डीसी एंड एसी क्वांटिटीज। हम एसी क्वांटिटीज के अंदर भी पीएमएमसी को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम डियाफ्राम मूवमेंट के बारे में हमें ये पता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि करंट फ्लो करता है कॉइल से, जिसकी वजह से वो परमानेंट मैग्नेट्स के दरमियान रोटेट करती है। ओके, सो हमारे पास जो टॉर्क जनरेट होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दैट टॉर्क वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये हमने पहले ही बताया था। ठीक है, लेकिन फॉर द फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे होते हैं, सो ये क्वांटिटी भी फिक्स होती है, एन भी फिक्स होता है। तो हमारे पास किसी भी वंस जब आप पीएमएमसी को बना लेते हैं तो उसके बाद आपके पास वाहिद चीज जो वेरी हो सकती है, दैट इज आई। सो फॉर द गिवन क्वांटिटी या द कांस्टेंट्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स और बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हमारे पास जो करंट मेजर करता है एक पीएमएमसी, वो करंट बहुत थोड़ा होता है जिसके ऊपर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। सो यहाँ पर हम ऑनवर्ड्स बार बार फुल स्केल के वर्ड को यूज करेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फुल स्केल के बारे में क्लियर कर दूँ कि हमारे पास फुल स्केल के अंदर का मतलब ये है कि ये हमारा पॉइंटर है और ये किसी स्केल के ऊपर मूव कर रहा है। दिस इज इट्स जीरो एंड दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सपोज ये 100 वोल्ट है या 100 एम्पेयर है या व्हाटसोएवर जो भी। सो यहाँ तक वो फुल स्केल तक जाएगा, ये पॉइंटर मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और इन अदर वर्ड्स इसका इस फुल स्केल करंट का मतलब ये है कि एक नॉर्मल पीएमएमसी 50 माइक्रोएम्पेयर तक के करंट को मेजर कर सकता है, जो कि आपको खुद अंदाजा है कि ये बहुत स्मॉल है। उसकी वजह ये है कि जो उसके अंदर स्पाइरल स्प्रिंग, ब्रॉन्ज के हेयर स्प्रिंग्स यूज किए हुए हैं, पॉइंटर यूज किया हुआ है, दीज ऑल। और वो इतने वो हैं, माइल्ड हैं, लाइट है कि सेंसिटिव है कि हम उसके ऊपर इससे ज़्यादा का करंट फ्लो नहीं करवा सकते। ठीक है जी। और ये लो पावर कंज्यूम करता है। जाहिर है आप करंट जब बहुत ज़्यादा लो देंगे तो उसकी पावर कंजम्पशन भी बहुत मिनिमम। सो यहाँ पर हमने ये उसी फिगर को पीछे रेफरेंस दिया हुआ था स्लाइड के अंदर भी। सो ये वही डियाफ्राम मूवमेंट है जिसको हम पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं, सो मैं इसको कवर नहीं कर रही। ओके, सो अब हमें मेक श्योर हो गया कि हमारे पास 50 माइक्रोएम्पेयर का करंट तक का करंट, मतलब ये थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है। बाज़ जगह पे बुक के अंदर उसने 100 माइक्रोएम्पेयर भी कोट किया हुआ है, लेकिन इवन देन द करंट इज वेरी स्मॉल। 50 माइक्रोएम्पेयर तक का करंट मेजर कर सकते हैं। सो व्हाट इफ अगर आप ये कहें कि जी मुझे तो 1 मिली एम्पेयर का करंट मेजर करना है, मुझे 10 मिली एम्पेयर का करंट मेजर करना है, या मुझे 1 एम्पेयर का करंट मेजर करना है, तो इतनी बड़ी वैल्यू के करंट को मेजर करने के लिए फिर हम क्या करेंगे? सो उसको करने के लिए हम डीसी एमीटर की डिज़ाइनिंग को डिस्कस करते हैं। और उसकी डिज़ाइन के अंदर हमारे पास, हम पहले अपनी इंटरमीडिएट की क्लासेस के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि एक शंट रेजिस्टर यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करता है, शंट रेजिस्टर के बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है कि शंट रेजिस्टर करंट को बाईपास कर देता है। ठीक है, तो वो कैसे बाईपास करता है, हम ये एक देखते हैं। ये हमारे पास वो पीएमएमसी लगा हुआ है, दिस इज दैट पीएमएमसी, ये पीएमएमसी कनेक्टेड है। और हमने ये कह दिया कि आपके पास पीएमएमसी सिर्फ 50 माइक्रोएम्पेयर का करंट गुजारेगा, इससे ऊपर का फ्लो नहीं करवा सकता। सो अगर आपने यहाँ से 1 मिली एम्पेयर का करंट दिया है, ठीक है, सो आपके पास उसको सिर्फ 50 माइक्रोएम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर में से सिर्फ 50 माइक्रोएम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो करवाना है। ठीक है, वो इस नोड पर आके ये टोटल करंट, इसको हम आई टोटल भी कहते हैं, सिंपली आई भी कहते हैं, ये टोटल करंट इस नोड पर आके डिवाइड होगा और इस नोड से आगे 50 माइक्रोएम्पेयर तो यहाँ जाएगा, बाकी सारा का सारा करंट को यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है जी। सो बाकी 950 माइक्रोएम्पेयर को, 950 माइक्रोएम्पेयर के करंट को यहाँ, यानी 0.95 मिली एम्पेयर को इस ब्रांच से गुजरना चाहिए। सो ओनली आपके पास 10 to 15% करंट पीएमएमसी से गुजरेगा, रेस्ट आपके पास यहाँ से गुजरेगा। सो ऑब्वियसली ये कब गुजरेगा, जब ये वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, बिकॉज करंट ऑलवेज अडॉप्ट द पाथ जो कि उसको स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, सो दिस इज अंडरस्टूड कि ये एक आरएम लगी हुई है। ये आरएम आपको पता है, ये आरएम क्या है, ये आरएम बेसिकली पीएमएमसी की इंटरनल रेजिस्टेंस है।
क्योंकि पीएमएमसी में पता है कि कॉइल भी लगी हुई होती है, कॉइल की अपनी भी कोई रेजिस्टेंस होगी, फास्फोरस बोरॉन के स्प्रिंग लगे हुए उनकी अपनी रेजिस्टेंस होगी, फ्रिक्शन की और टॉर्शन की वजह से पॉइंटर की रेजिस्टेंस होगी। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम ये आरएम एक इंटरनल मीटर रेजिस्टेंस डिक्लेयर करते हैं। हम कहते हैं जी कि पीएमएमसी की ये इंटरनल मीटर रेजिस्टेंस है। सो इससे ये इतनी कम होगी कि उसने 90% करंट को इधर डाइवर्ट करना है और बाकी 10% करंट को उसने पीएमएमसी से फ्लो करवाना है। ओके, सो इसकी हम डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास अभी हम सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर लेते हैं, जो भी हमने पीछे सर्किट बनाया था। ये हमारे पास पीएमएमसी लगा हुआ है और ये उसकी आरएम है, ये आरएम है, ठीक है जी। और ये इसके पैरेलल में हमने शंट लगाया आरएस या आरएसएच, आप जो भी कह लें। सो यहाँ से हम एक टोटल करंट गुजार रहे हैं एंड इसको आई लिखा हुआ है, उसने यहाँ इसको आई यूज़ किया हुआ, तो आप बेशक इसको आई कर लें, आप इसको आई टोटल ना करें, ठीक है जी। और ये करंट यहाँ जाके इस नोड पे जाके डिवाइड होता है, यहाँ से जाएगा आई एम, क्योंकि मीटर से गुजरना है इस करंट ने, इसलिए हमने इसको आई एम कह दिया। और यहाँ से कौन सा करंट फ्लो करेगा, आई एस शंट, ठीक है। सो आई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आई एम एंड आई शंट। सो यहाँ से हम इसकी शंट की वैल्यू भी डिराइव कर सकते हैं कि आई शंट की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो ये चूंकि दोनों रेजिस्टर्स आर एम और आर एस पैरेलल में कनेक्टेड थे, सो अगर मैं ये कहूँ कि इस मीटर के क्रॉस जो इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है दैट इज वी एम, और इधर जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज वी एस, क्योंकि शंट के क्रॉस है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सो बाय वर्च्यू ऑफ दिस हम कहते हैं कि जी शंट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो और जो मीटर के क्रॉस वोल्टेज होगा दे बोथ विल बी सेम। सो यहाँ से हमें पता है कि अभी हमने ड्राइव किया था कि शंट का करंट किसके इक्वल होता है, शंट वो इस वैल्यू के इक्वल होता है। सो हम यहाँ पर इस इक्वेशन इसको इसमें जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो कुछ इस किस्म की आ जाती है कि हम उससे, चूंकि हमने आज शंट को डिजाइन करना है, डिजाइनिंग में बेसिकली हम शंट की वैल्यू डिजाइन करना चाह रहे हैं, इतनी शंट की वैल्यू हो स्मॉल रेजिस्टेंस की कि वो 90% या 95% करंट को डाइवर्ट कर दे। सो दिस विल बी आई एम यानी आई एफ एस डी, जिसके ऊपर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था, दैट 50 माइक्रोएम्पेयर करंट। आर एम वो मीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आई माइनस आई एम। सो हमने इसको इस तरह से डिराइव किया, ठीक है जी। सो यहाँ पर उसने हमें एग्जांपल दी हुई है, उसने कहा जी कि इंटरनल मीटर रेजिस्टेंस है आर एम, सो आर एम इज इक्वल टू 100 ओम, ठीक है जी। उसके बाद उसने हमें कहा है 1 मिली एम्पेयर मीटर मूवमेंट। 1 मिली एम्पेयर मीटर मूवमेंट का मतलब ये है कि उसका मीटर का करंट है, यानी इतना करंट वो अपने अंदर से फ्लो करवा सकता है, बाकी इससे ऊपर का नहीं करवा सकता। इज टू बी कन्वर्टेड टू इनटू 0 to 100 मिली एम्पेयर। सो हमने 0 to 100 मिली एम्पेयर का करंट मेजर करना है। 0 to 100 मिली एम्पेयर का मतलब होता है कि मैक्सिमम वो 100 मिली एम्पेयर तक जाएगा। सो आई टोटल इज जो उसने मेजर करना है दैट इज 100 मिली एम्पेयर। तो हमें इसकी एमीटर की डिजाइन करके दें कि ये एक पीएमएमसी एक आरएम लगा हुआ है कि उसके पैरेलल में कितनी वैल्यू का शंट लगना चाहिए कि वो 100 माइक्रो यानी सिर्फ 1 मिली एम्पेयर मीटर से गुजर सकता है, 99 मिली एम्पेयर नहीं इधर से गुजरना है। तो आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं 100 मिली एम्पेयर और यहाँ से मीटर से सिर्फ 1 मिली एम्पेयर फ्लो करना है, बाकी रिमेनिंग 99 यहाँ जाएगा। तो इसको हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हमने अभी जो पीछे फार्मूला ड्राइव किया है उसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट फार्मूला इज दैट आर एस इज इक्वल टू आई एफ एस डी या आई एम जो आपका मीटर का करंट था आर एम ओवर आई माइनस यानी आई टोटल माइनस आई एम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, इससे हमने ड्राइव किया कि शंट की वैल्यू 1.01 आती है। तो डेफिनेटली बात है कि हमने चूंकि उसको शंट का है तो उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है 1.01, और एज कम्पेयर टू आर एम इसकी वैल्यू बहुत निग्लेजिबल होती है। डेफिनेटली दिस इज वाई कि करंट जिनसा है वो 90% उसमें डाइवर्ट होता है। ओके जी, उसके बाद हमने बात करनी है कि आपने अपने लेबोरेटरी के अंदर डीएमएम्स देखे होंगे और मल्टीमीटर्स देखे होंगे, उसके अंदर आपने देखा है कि आपके पास एट द सेम टाइम एक स्विच बना हुआ होता है जिसके अंदर माइक्रो एम्पेयर की भी रेंज दी हुई होती है, मिली एम्पेयर की भी रेंज दी हुई होती है, एम्पेयर्स की भी रेंज दी हुई होती है। और अगर आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जी ये 50 मिली एम्पेयर तक का मेजर करता है, ये 100 मिली एम्पेयर तक का मेजर करता है, ये 1 एम्पेयर, इसको मल्टी रेंज कहते हैं। सो एक ही मीटर को यूज करते हुए हम मल्टी रेंज कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उसके अंदर ये किया कि चूंकि आपने डिफरेंट वैल्यू के शंट्स ही कनेक्ट करने हैं,
तो हम यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं और ये पीएमएमसी के साथ हमने आरएम लगा दिया। सो सपोज आपने आपके पास वन मिली एम्पेयर की रेंज है, फिर हमारे पास 10 मिली एम्पेयर की रेंज है, देन 100 मिली एम्पेयर की रेंज है, एंड अप टू सो ऑन। तो आपके पास डेफिनेट सी बात है कि इन सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी और आप एट द सेम टाइम उनको सर्किट में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो जिस डिजायरेबल स्विच पे आपने रेजिस्टर की करंट की वैल्यू पे जाना है, सेलेक्टर स्विच को जो हम नॉब घुमाते हैं, सेलेक्टर स्विच को हम उस पर्टिकुलर पे मूव कर देंगे तो हमारे पास वो ये आर्म मूव करके वहीं पे चली जाएगी। लेकिन इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि द मोमेंट आपके पास ये मूव कर रहा होता है फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पोजीशन, यानी सपोज ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो आपके पास इस बिन बिटवीन जब ये सेलेक्टर स्विच यहाँ होता है तो ऐसा होता है कि आपके पास मीटर के अंदर से के पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती। अगर आप नोटिस करें तो ना ही R3 और ना ही R4 ये इसके बीच में खड़ा है, और बीच के अंदर खड़े होने का मतलब ये है कि इस टाइम पैरेलल के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने कभी लेबोरेटरी के अंदर इसको परफॉर्म किया हो तो हमने सर्किट में इसको लगाया हुआ होता है और हम इसको सेलेक्टर स्विच से को मूव कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि करंट तो फ्लो कर रहा है। और अगर करंट को पैरेलल के अंदर शंट नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वो सारा का सारा करंट तो पीएमएमसी से गुजर जाएगा। और ऐसा हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पीएमएमसी तो सिर्फ 1 मिली एम्पेयर या 50 माइक्रो एम्पेयर का करंट फ्लो करवा सकता है, रिमेनिंग नहीं करवा सकता। सो दिस टेक्निक इज नॉट अ वेरी गुड टेक्निक, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बीच में कैसा टाइम आता है ट्रांजिशन के दरमियान कि दो रेजिस्टेंस के दरमियान स्पेस ओपन हो जाती है और आपके पास एट अ टाइम किसी भी कोई भी शंट रेजिस्टर पैरेलल में नहीं होता मीटर पीएमएमसी के। तो दैट्स वाई हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज नहीं, उसके बजाय हम प्रेफर करते हैं एलिट्रॉन शंट को। यहाँ पर आप देखें तो ये सारे के सारे तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। किसी पर्टिकुलर सेट पे अगर आपने जाना है, सपोज आप 1 मिली एम्पेयर पे जाते हैं, तो 1 मिली एम्पेयर का मतलब ये है कि आपका ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस उस पाथ में आ रहे होंगे, ठीक है। और जब आप 5 पे जाएंगे तो ये दो रेजिस्टर इसके साथ पैरेलल में आ रहे होंगे, और ये क्योंकि ये नोड बन गई है जहाँ करंट ने डिवाइड होना है इस नोड पे, सो ये जो हमारे पास ये R4 है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी RM अब चेंज हो जाएगी और वो R4 उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। सो एंड सिमिलरली जब आप 10 मिली एम्पेयर पे जाएंगे तो सिर्फ ये रेजिस्टेंस इस मीटर के साथ पैरेलल में आ रही होगी, यानी शंट होगी, बाकी ये दोनों रेजिस्टेंस उसके साथ पीछे सीरीज में चली जाएंगी, ठीक है जी। ये एरिटर्न शंट है, इसको हम यूनिवर्सल शंट भी कहते हैं, और मोस्ट कॉमनली इस टेक्निक को यूज किया जाता है मल्टी रेंज एमीटर के केस। अच्छा जी, यहाँ पे ये वही एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि एवरी टाइम जब आप उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, I1 मेजर कर रहे होंगे तो तीनों रेजिस्टेंसेस उसके साथ सीरीज में आ रही होंगी, अगर I2 मेजर कर रहे होंगे तो ये दो उसके साथ RC एंड RB उसके साथ सीरीज में पैरेलल में आ रही होंगी। लेकिन RM के साथ अगर आप नोटिस करें तो RM के साथ ये ऐड हो जाएगा, पैरेलल में चला जाएगा RA, ठीक है। सो इस तरह से हम इसके अंदर डिराइव करते हैं, एग्जाम्पल बुक में दी हुई है, आप वहाँ से की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी। सो फार्मूला इसका वही है किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए, कि जब आप पैरेलल में निकाल रहे हैं तो ज़ाहिर है जो शंट की वैल्यू है, चूंकि दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो रहे हैं तो उसको रखेंगे। और जब मैंने अभी आपको बताया कि जब आप I2 सेलेक्टर स्विच को यहाँ कनेक्ट करते हैं तो अब ये दो शंट के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए हमने RB और RC को रखा। और चूंकि ये जो R4 था ये पीछे RM में ऐड हो गया था, इसलिए RM अकेला नहीं है, उसके साथ हमने RA को भी ऐड कर दिया। सो इस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट ठीक है जी। सो ये एग्जांपल सॉल्व भी है। उसके बाद ये आपकी असाइनमेंट है, ये बुक का ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने हर रजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। 4 रेंजेस दी हुई है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये वही एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि एवरी टाइम जब आप उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, I1 मेजर कर रहे होंगे तो तीनों रेजिस्टेंसेस उसके साथ सीरीज में आ रही होंगी, अगर I2 मेजर कर रहे होंगे तो ये दो उसके साथ RC एंड RB उसके साथ सीरीज में पैरेलल में आ रही होगी। लेकिन RM के साथ अगर आप नोटिस करें तो RM के साथ ये ऐड हो जाएगा, पैरेलल में चला जाएगा RA, ठीक है। सो इस तरह से हम
के बजाय हम प्रेफर करते हैं एलेक्ट्रॉन शंट को। यहाँ पर आप देखें तो ये सारे के सारे तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। किसी पर्टिकुलर सेट पे अगर आपने जाना है, सपोज आप, अच्छा जी, यहाँ पर अगेन उसने सेंसिटिविटी की डिस्कशन की हुई है कि आपके पास सेंसिटिविटी के फार्मूला के थ्रू 1/IF के थ्रू हम सेंसिटिविटी को कैलकुलेट करते हैं। और एंड फर्दर उसने 50, ये दूसरा फार्मूला यूज किया हुआ है कि अगर आपके पास 50 वोल्ट रेंज हो और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 किलो हो, तो आप इस फार्मूला के थ्रू इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। सो ये हम डीसी वोल्ट मीटर के ऊपर आते हैं। डीसी वोल्ट मीटर के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि पीएमएमसी के साथ हमने सीरीज में हाई रेजिस्टेंस या मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मतलब हाई रेजिस्टेंस ही है, इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली वी टोटल, ये जो अब आप वी अप्लाई करें ना, दिस इज एक्चुअली वी एफ एस डी, ये जो वी अप्लाई हो रहा है, सो दिस वी इज इक्वल टू दीज टू वोल्टेजेस। ये जो मल्टीप्लायर रेजिस्टर के क्रॉस आ रहा है वो वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज, और प्लस वी एम। ठीक है जी। और चूंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए करंट इसमें से एक ही फ्लो कर रहा है। सो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट दिस V इज इक्वल टू आई, जो आई इसमें से फ्लो कर रहा है डेफिनेटली दैट विल बी IFSD। इसका मतलब ये है कि चूंकि PMMC सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप, ये IFSD है, सो कि आप इसमें से 50 माइक्रोएम्पेयर से ऊपर करंट गुजारें। यानी अगर इसकी लिमिट 50 माइक्रोएम्पेयर है तो सीरीज का जो करंट है, ये जो IFSD हमने यहाँ लिखा है, ये करंट 50 माइक्रोएम्पेयर से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये हमें नोन है और हम इसके अंदर RM प्लस RH को पुट कर देंगे। सो V भी हमें नोन होगा जिसके ऊपर हम मीटर को डिजाइन करें, और IFSD भी हमें पता होगा क्योंकि मीटर की डिजाइनिंग के टाइम हमें पता है। सो माइनस RM अगर हम इधर ले जाएंगे तो RH इधर आके हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा कि आपने मल्टीप्लायर रेजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है। तो ये वही मैंने डिराइव किया है दैट मल्टीप्लायर, इसको आप अगर RH कर देंगे फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी से ज़्यादा इजी रहेगा, ये शंट से डिफरेंट हो जाएगा। सो ये फार्मूला है जी हमारे पास मल्टीप्लायर रेजिस्टर को कैलकुलेट करने का। क्विकली हम जल्दी से मल्टीप्लायर रेजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास 50 माइक्रो एम्पेयर है, तो ये हमारा IFSD हो गया या मीटर करंट हो गया, और 500 ओम इसकी मीटर रेजिस्टेंस है, RM की वैल्यू 500 होगी। और चूंकि हमने 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर डिजाइन करना है इसलिए हम 10 वोल्ट को ऊपर प्लेस करेंगे, तो ये हमारे पास हाई मल्टीप्लायर रेजिस्टर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो 199 है, अगर आप नोटिस करें तो ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है एज कम्पेयर टू 500 ओम। सो डेफिनेटली मैंने पहले भी बताया कि चूंकि हमने करंट को लिमिट करना होता है इसलिए हम सीरीज के अंदर बहुत हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाते हैं, जिसकी वजह से ये आपके पास मल्टीप्लायर रेजिस्टर की वैल्यू बहुत हाई आती है एज कम्पेयर टू शंट। शंट में ये वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। ठीक है जी, तो ये उसने अगेन सेंसिटिविटीज कैलकुलेट की है। उसके बाद हम मल्टी रेंज वोल्टमीटर को डिस्कस करते हैं। सिमिलरली मल्टी रेंज वोल्टमीटर इज नॉट एन इशू। इसके अंदर आपके पास सीरीज के अंदर R1 R2 R3 कनेक्टेड होता है। जिस भी स्विच के ऊपर आप उसको कनेक्ट करेंगे वो इसको सीरीज में ले देगा और करंट, मतलब आपका पाथ ही ऐसे कंप्लीट होगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा एंड यहाँ से, बाकी तीनों रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कंसीडर नहीं होंगे, यानी ये सर्किट के अंदर कंसीडर नहीं होंगे, ये पोर्शन सर्किट में नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आपने टास्क क्या करना है, ये एक असाइनमेंट है जिससे आपने इंटरनल मीटर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, वो डिजाइन करना है वोल्ट मीटर को, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर को। इसका एक ही सर्किट है, ये कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आपसे ये असाइनमेंट इजीली हो जाएगी। इस रेंज पे आपने एक मल्टी रेंज वोल्ट मीटर डिजाइन करना है। इसको हमने अभी, इसका फार्मूला भी वेरी सिंपल है। RM आपके पास वेरिएबल नहीं होगा जैसे हम मैराथन शंट में देख रहे थे, R हमारे पास नॉर्मल वैसे ही फार्मूला के थ्रू यूज होगा। RM जैसे हमने V/I माइनस RM किया है, और जिस पे आप डिजाइन कर रहे हैं तो ये 10 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, एंड जो इसके अंदर मीटर करंट है 2 मिलिएम्पेयर वो ये होगा, इसकी RM आपके पास 50 होगी, और जिस पे आप डिजाइन कर रहे हैं वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, सो ये एक एग्जांपल है बुक के अंदर जिसके अंदर ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोडिंग इफेक्ट को हमने वोल्ट मीटर के डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो हमारे पास ये एक वोल्ट मीटर है जिसको हमने एक हाई सर्किट के अंदर, हाई रेजिस्टिव सर्किट के अंदर लगाया है। यहाँ पर ऑलरेडी 100 के और 50 के की दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। ठीक है, सो उसने हमें ये कहा है कि आपके पास दो वोल्ट मीटर है। एक वोल्ट मीटर है जिसकी सेंसिटिविटी 1 किलो ओम है और दूसरा वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी 1 किलो ओम पर वोल्ट है। सो अगेन आप क्विकली सेंसिटिविटी के फार्मूला को रिकॉल कर लें। तो सेंसिटिविटी आपके पास, मैंने पहले ही बताया था कि RM ओवर VFSD होती है। जो चूंकि ये एक 0 से 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, सो हमारे पास 1 किलो ओम का मतलब ये है 1000, 1 किलो ओम का मतलब है 1000।
सो 1000 डिवाइडेड बाय 100, सो ये हमारे पास 10 वो ओहम की इसकी वो निकल आती है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड सिमिलरली 10 किलो ओम के लिए ये 100 ओम की रेजिस्टेंस निकल आएगी। सो यहाँ पर ये हमने अगेन फर्दर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको हम क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे। वोल्ट मीटर के लोडिंग इफेक्ट, 2 वोल्ट मीटर्स उसने यूज किए हैं। इसके अंदर तो पीछे ज्यादा आपके पास लेस वैल्यू निकल रही है। ये वैल्यू आपके पास फिर भी रीजनेबल है कि एक रजिस्टर उसने 50 किलो ओम का लगाया, वोल्ट मीटर लगाया है जिसकी सेंसिटिविटी है। तो सेंसिटिविटी से हम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस निकाल लेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हम एक हाई सेंसिटिविटी का, वेरी हाई सेंसिटिविटी का वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो हमारे पास उसका लोडिंग इफेक्ट मिनिमम होता है। सो लोडिंग इफेक्ट को हम बेसिकली एक्सप्लेन कर दें तो लोडिंग इफेक्ट आपके पास बेसिकली ये होता है कि आपका वोल्ट मीटर को हम, आपको ये पता है कि वोल्ट मीटर को डिज़ाइन करने के लिए आप वोल्ट मीटर को सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर आपने डिज़ाइन कर लिया, आपने उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही वो पैरेलल में आके कनेक्ट होता है तो ऑलरेडी इस सर्किट के अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा था इस वोल्ट मीटर के कनेक्ट होने से पहले। तो और इसी करंट का टाइम्स, यानी ये जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा था वो मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस एक वोल्टेज बन रहा था, जिस वोल्टेज को एक्चुअली आप इस वोल्ट मीटर को लगा के मेजर करना चाह रहे थे। लेकिन होता ही है कि जैसे ये वोल्ट मीटर आपके सर्किट में लगता है तो डेफिनेट सी बात है ये कुछ करंट ड्रॉ करता है, क्योंकि लोड होता है, ये सर्किट को लोड करता है, ये कुछ करंट ड्रॉ करता है। लेकिन हमें ये पता है कि वोल्ट मीटर की इंटरनल मीटर रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है अपने मल्टीप्लाई रेजिस्टर का। तो डेफिनेट सी बात है ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं करेगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत करंट ड्रॉ करता है। और जितना भी ये करंट ड्रॉ करता है उसकी वजह से होता ये है कि चूंकि आपने इस नोड पे डिवाइड कर दिया तो ये जो करंट है ये कम हो जाता है। और जब ये करंट कम होता है तो डेफिनेट सी बात है आपके पास ये जो ड्रॉप्ड वोल्टेज है वो भी कम हो जाते हैं। तो होता ही है कि आपने वोल्ट मीटर को लगाया इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए, लेकिन उसने लेस वोल्टेज मेजर किए। क्यों? क्योंकि उसने कुछ करंट ड्रॉ कर लिया था और जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस आ रहा है वो ही रिड्यूस हो गया, तो जाहिर सी बात है वो वोल्टेज कम मेजर करेगा। सो ये आपके पास लोडिंग इफेक्ट है, यानी वो सर्किट के ऊपर जाके लोड बन जाता है, जबकि असल में आपने उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे लगाया है। सो इसको हम वोल्टमीटर का लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। एमीटर के केस के अंदर के इतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जनरली हम वोल्टमीटर के लोडिंग इफेक्ट्स को ही डिस्कस करते हैं और इसका प्रॉब्लम भी हाई रेजिस्टिव सर्किट्स के अंदर आता है। वो सर्किट्स जिनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, जैसे भी पीछे हमने एग्जांपल में देखा है, इस एग्जांपल को हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि हाई रेजिस्टिव सर्किट्स के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कि आपके पास वोल्टमीटर का लोडिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। तो दैट्स वाई जब आप एक वोल्टमीटर जो कि नॉर्मल रेजिस्टेंस का होगा, यानी जिसकी आरएच बहुत हाई नहीं है, जब आप उसको सर्किट में लगाते हैं तो वो सर्किट को लोड करना शुरू कर देता है। एमीटर के केस के अंदर ऐसा नहीं है। एमीटर इंसर्शन इफेक्ट या एमीटर लोडिंग इफेक्ट को उसने डिस्कस किया है कि प्रीवियसली वो ये करंट मेजर कर रहा था एंड जब आपने उसमें मीटर कनेक्ट किया तो वो डिफरेंट करंट मेजर करना शुरू हो गया। दैट्स वाई ये डिफरेंस आ जाता है जिसको हम इंसर्शन